आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने भारत की जमीन और किसानों की किस्मत कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1793 के परमानेंट सेटलमेंट की। ये एक ऐसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े ही उम्मीदों के साथ लागू किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसी पॉलिसी जिसे एग्रीकल्चर को मतलब खेती बाड़ी को सुधारने के लिए बनाया गया था, उसने आखिरकार उन्हीं लोगों को कैसे कुचल दिया जो जमीन पर दिन रात मेहनत करते थे। चलिए जरा इस उलझी हुई कहानी के धागे खोलते हैं। अच्छा, तो इस परमानेंट सेटलमेंट से पहले की सिचुएशन को समझना जरूरी है। हालात सच पूछिए तो बहुत ही ज्यादा खराब थे। एक पुराना सिस्टम था जिसे इजारेदारी सिस्टम कहते थे, और वो बुरी तरह से फेल हो चुका था। नतीजा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में खेतीबाड़ी लगभग तबाही के कगार पर थी। और जाहिर है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की तो नींद ही उड़ गई थी। क्यों? अरे भाई, जमीन से मिलने वाला टैक्स यानी लैंड रेवेन्यू, वही तो उनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स था। और अब वो सोर्स ही सूखने की कगार पे था। मतलब उन्हें फौरन, बिल्कुल फौरन एक नए सिस्टम की जरूरत थी। एक ऐसा सिस्टम जो दो काम एक साथ करे, उनके खजाने भी भरे रहें और डूबती हुई खेती को भी किसी तरह बचा लिया जाए। तो इसी संकट से निपटने के लिए साल 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक नया प्लान लेकर आए। एक ऐसा प्लान जिसे एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा था। अब ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या? देखिए, इसका जो कोर आइडिया था वो बड़ा ही सिंपल था। सरकार को कितना टैक्स देना है, वो अमाउंट हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। मतलब इसे कभी बदला नहीं जाएगा। और इसीलिए, इसी वजह से इसे स्थायी या परमानेंट कहा गया। इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल चेंज था, वो था जमींदारों का रोल। देखिए, पहले जमींदार क्या थे? बस टैक्स कलेक्ट करने वाले एजेंट, मतलब सरकार के लिए काम करने वाले लोग। लेकिन इस एक्ट के बाद उन्हें जमीन का मालिक बना दिया गया। जी हाँ, लैंड ओनर। और इसके पीछे की सोच क्या थी? सोच बड़ी सीधी थी कि जब जमीन उनकी अपनी होगी तो वो उसमें पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे। लेकिन जमींदारों को ये मालिकाना हक मिला तो सही, पर एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ। और वो शर्त थी सनसेट लॉ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि चाहे फसल हो या ना हो, बाढ़ आए या सूखा पड़े, कुछ भी हो जाए, तय तारीख को सूरज डूबने से पहले टैक्स जमा करवाना ही होगा। एक दिन की भी देरी मतलब जमींदारी गई। उनकी जमीन जब्त करके नीलाम कर दी जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कोई माफी नहीं। तो कागज पर ये पूरा प्लान कैसा दिखता था? ऑन पेपर ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन लगती थी। एक ऐसा साइकिल जिससे कंपनी, जमींदार और किसान सबको फायदा होता। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए पहले साल कुल उपज हुई 150 रुपए की। कंपनी का टैक्स फिक्स्ड है 100 रुपए, तो जमींदार के पास बचे 50 रुपए। अब थ्योरी के हिसाब से जमींदार इस 50 में से 20 रुपए वापस जमीन में लगाएगा, मान लीजिए सिंचाई के लिए। तो अगले साल क्या होगा? उपज बढ़कर 160 रुपए हो जाएगी। टैक्स तो वही 100 रुपए है, तो अब जमींदार का मुनाफा हो गया 60 रुपए। देखिए कितना शानदार लग रहा है। जमींदार की कमाई बढ़ रही है, किसान का हिस्सा बढ़ रहा है, जमीन बेहतर हो रही है और कंपनी को अपना फिक्स्ड रेवेन्यू आराम से मिल रहा है। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट प्लान लगता है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ कागजों तक ही अच्छी थी। हकीकत में जो हुआ वो इस सपने के बिल्कुल बिल्कुल उल्टा था। थियोरी और रियलिटी के बीच जमीन आसमान का फर्क निकला। तो गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, सबसे बड़ी चूक ये थी कि जमींदारों ने मुनाफा तो अपनी जेब में रखा, लेकिन जमीन में वापस कुछ नहीं लगाया। जीरो रीइन्वेस्टमेंट। और दूसरी बड़ी गलती, कंपनी ने इस बात पर कभी कोई लगाम ही नहीं लगाई कि जमींदार किसानों से कितना भी लगान वसूल सकते हैं। बस यहीं से एक नई और बहुत ही खतरनाक प्रथा शुरू हुई, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। मतलब जमींदार खुद तो गांव छोड़कर शहरों के ऐशो आराम में जाकर बस गए और लगान वसूलने के लिए अपने एजेंट रख दिए। अब जमीन से, उसकी बेहतरी से उनका कोई लेना देना ही नहीं रहा। वो बस एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनकर रह गई थी। तो जो अच्छा वाला साइकिल हमने सोचा था, असल में उसका ठीक उल्टा एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल शुरू हो गया। जमींदार ने कोई पैसा वापस नहीं लगाया, तो जाहिर है जमीन की हालत बिगड़ने लगी और उपज साल दर साल घटती चली गई। कंपनी को तो अपना फिक्स टैक्स मिलता रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन जमीन और किसान दोनों की हालत बद से बदतर
होती चली गई। और इस पूरी फेल्ड पॉलिसी की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत किसने चुकाई? किसानों ने। उनके लिए ये पॉलिसी किसी अभिशाप से कम नहीं थी। सोचकर देखिए, वो किसान जो सदियों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे, वो रातों रात अपनी ही जमीन पर सिर्फ एक किराएदार बनकर रह गए। अब जमींदार जब चाहे अपनी मर्जी से उन्हें बेदखल कर सकता था। टैक्स का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर डाल दिया गया। और अगर कभी फसल खराब हो गई तो लगान चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, और वो उस कर्ज के जाल में हमेशा के लिए फंस जाते थे। ये एक लाइन इस पूरी पॉलिसी का सबसे दुखद सच बयान करती है। अब वास्तविक किसान अपनी ही जमीन पर एक किराएदार था जो पूरी तरह से जमींदार की दया पर जी रहा था। मतलब अपनी ही जमीन से किसान का मालिकाना हक पूरी तरह से छिन चुका था। अब उसकी जिंदगी, उसकी रोजी रोटी, सब कुछ जमींदार के रहमो करम पर था। तो हाँ, ये बंदोबस्त कंपनी के लिए तो वाकई स्थायी साबित हुआ। उनकी आय का एक परमानेंट सोर्स बन गया। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया कि इस तथाकथित स्थायित्व की, इस परमानेंस की असली कीमत आखिर चुकाई किसने? ये एक सोचने वाली बात है।